हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टीसीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक द्विवेदी आपको आज मैं टॉपिक जो डिस्कस करूंगा आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, आपके सारे ही टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एग्जाम की बात छोड़ दीजिए, साथ में कोई कंपटीशन यूपीएससी या कोई भी एग्जाम है, सब कहीं से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज, एक तो डेड श्योर है आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, और बहुत ज़्यादा वेटेज दे दिया तो 2 क्वेश्चन। यूपीएससी का भी पेपर होता है, प्री हो या मेंस हो, हर जगह से वे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, जहाँ ये सिलेबस में है, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में जहाँ भी ये लिखा हुआ है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। आरबीआई क्या है, आरबीआई का कैसे निर्माण हुआ, कैसे वो बना, क्यों बना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीआई का हेड ऑफिस वगैरह पूछा जाता है, अब कम पूछा जाता है, पर कमेटी वगैरह आज भी पूछी जाती हैं। देखिए आपका जो इसका इतिहास यदि हम देखें, हिस्ट्री की बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई जो था ये आया 1935 में, पर इसके पहले थोड़ा जाते हैं। देखिए बैंकिंग जो थी, बैंकिंग सिस्टम इंडिया में फेल हो रहा था। बैंकिंग सिस्टम जो है कॉन्टिन्यू इंडिया में फेल होता जा रहा था, तो उस समय सोचा गया इस बैंकिंग सिस्टम को फेल होने से कैसे बचाया जाए, बैंकिंग सिस्टम को फेल होने से कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, इन तीनों को मिलाया गया, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो आज के समय में एसबीआई के नाम से जानी जाती है, इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इट इज रियली अ मर्जर ऑफ 3 प्रेसिडेंसी बैंक। और इसको काम क्या दिया गया कि ये भारत के बैंकिंग सिस्टम को, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करेगा और उसको फेल होने से बचाएगा। पर ये खुद एक कॉमर्शियल बैंक के रूप में काम करता था, तो ऐसी पॉलिसी ये बनाता था जो इसके लिए तो अच्छी होती थी, इसकी तो वेल्थ बढ़ती जा रही थी, पर अदर बैंकें कंटिन्यू फेल हो रही थी। तो अब क्या किया गया, अब फेल होता जा रहा है बैंकिंग सिस्टम, अभी हम सही से रेगुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो 1926 में एक कमेटी का गठन किया गया। 1926 में एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। जिस कमेटी का नाम क्या था, हिल्टन यंग कमीशन। देखिए ये इतना पॉपुलर नाम हो चुका है, 20 बार तो यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम में पूछा गया। आज आपके यूजीसी, पीजीटी, टीजीटी, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था, तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ था। मैच द फॉलोइंग में भी आता है। तो अब क्या करने लगे, उसको नाम दूसरा देने लगे, हिल्टन यंग कमीशन की जगह पर रॉयल कमीशन रख देते हैं। तो इस नाम को हम क्या कहते हैं, रॉयल कमीशन भी जानते हैं, हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन के नाम से भी हम जानते हैं। हिल्टन यंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और उसने क्या किया, उसने रिकमेंड किया। क्या रिकमेंडेशन था, उसकी सिफारिश क्या थी कि भारत के अंदर कोई ऐसा रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए जो केवल क्या करे, रेगुलेशन का ही काम करे, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन जो है परफॉर्म ना करे। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आरबीआई आया। 1933 में क्या किया गया, आरबीआई के लिए बिल पास्ड कर दिया गया। आरबीआई बिल पास्ड, आरबीआई के लिए बिल पास हुआ और उसके अगले ही साल 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 जो था वो पास हो गया। और इस एक्ट के बिहाफ पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्टैब्लिश हो गया। आरबीआई स्टैब्लिश इन कोलकाता। अब कोलकाता आपके नाम में आ रहा होगा कि कोलकाता में तो इसका हेड ऑफिस है नहीं, पर कलकत्ता, उस समय कलकत्ता कहा जाता था। जब आरबीआई पहली बार बना था तो उसका हेड ऑफिस कोलकाता में ही था। 1 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखना, बहुत बार पूछी गई, हर एग्जाम में, छोटे बड़े एग्जाम सब कहीं पूछा जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
अब 1937 में आरबीआई का जो हेड ऑफिस था, आरबीआई हेड ऑफिस शिफ्टेड मुंबई फ्रॉम कोलकाता। 1937 में आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई से कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। नाउ इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में। एक मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ, जिन बैंकों के नाम के पीछे ऑफ इंडिया आए उन बैंकों का हेड ऑफिस हमेशा मुंबई में ही होता है। जिन बैंकों के नाम के पीछे ऑफ इंडिया आए उन बैंकों का हेड ऑफिस कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सब मुंबई में होंगे। अब आगे समय बढ़ा और आज़ादी के आंदोलन चलने लगे और आज़ादी हमको मिली 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। और उस आज़ादी के बाद बात करें तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या कर दिया गया? नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण जिसको बोलते हैं। आरबीआई गॉट नेशनलाइजेशन, आरबीआई को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। पहले जब ये बनाई गई थी तो ये क्या थी? प्राइवेटली ओन थी। ये जब बनाई गई थी प्राइवेटली ओन थी। अब ये क्या है? 100% गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। किसका ऑर्गेनाइजेशन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। तो 1 जनवरी 1949 आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। एक इंपॉर्टेंट डेट आप ये याद रखेंगे, कब नेशनलाइजेशन किया गया? आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया। ये आरबीआई की ब्रीफ हिस्ट्री थी, कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये आपने देख लिया। हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर आया। और आरबीआई एक्ट कब था? 1934 में आया। और हेड ऑफिस कहाँ है इसका? मुंबई में है। 1937 में हेड ऑफिस मुंबई ट्रांसफर किया गया था। नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी कुछ हेड ऑफिस तो आपको पता चल गया है मुंबई में है, क्योंकि अभी हमने एक ट्रिक भी बताई आपको कि जिन बैंकों के नाम के पीछे ऑफ इंडिया आए उन बैंकों का हेड ऑफिस जो है मुंबई में होता है। तो हेड ऑफिस तो मुंबई हो गया। इस्टेब्लिशमेंट तो आपने पहले ही नोट डाउन कर लिया होगा कि इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ। नेशनलाइजेशन भी आपने देख लिया होगा 1 जनवरी 1949। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन। अब इसमें गवर्नर होता है जो चीजों को देखता है, जो इस समय क्या है, कौन है? शक्तिकांत दास। जो गवर्नर आरबीआई के वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और इसके पहले कौन थे? उर्जित आर पटेल, जिसके शासनकाल में, जिनके समय पीरियड में आपकी मुद्रा विमुद्रीकरण किया गया था, मनी डिमोटाइजेशन जो था उर्जित आर पटेल के समय किया गया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपना पद छोड़ दिया। और पद छोड़ने के बाद अब शक्तिकांत दास जो पहले क्या थे? आपके आर्थिक सलाहकार थे, फाइनेंस इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनको अब आरबीआई का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं, जो कह सकते हैं डेप्यूटी गवर्नर की बात करें तो 4 होते हैं, जो इस समय बीपी कनगो हैं, महेश कुमार जैन हैं और वीरल आचार्य ने तो अपना पद अभी रिसेंट में छोड़ दिया है। और एक और है, क्या नाम उनका? एनएस विश्वनाथ शायद। ये सारे लोग जो हैं इसके 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। अब इसके लोकल बॉडी क्या है? लोकल बोर्ड कितने हैं? लोकल बोर्ड भी आपको याद रखने हैं। 4 लोकल बोर्ड हैं। वो कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में इनके क्या है? लोकल बोर्ड हैं। और 21 रीजनल बोर्ड हैं, जिसमें से लखनऊ भी एक रीजनल बोर्ड में आता है। 21 रीजनल बोर्ड हैं, ये भी याद रखना, पूछा जाता है हाउ मैनी द रीजनल बोर्ड ऑफ द आरबीआई? देयर आर 21 रीजनल बोर्ड ऑफ द आरबीआई। आरबीआई के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो 21 है। इसकी जो कह सकते हैं मीटिंग्स, जो इनका बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो है 4 लोग लोकल बोर्ड से आते हैं, 2 मेंबर फाइनेंस कमीशन से आते हैं और 10 मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इनका फंक्शनिंग होती है, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई जो है 4 मेंबर फ्रॉम लोकल बोर्ड,
4 मेंबर फ्रॉम लोकल बोर्ड, कौन कौन से लोकल बोर्ड है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। 2 मेंबर्स फ्रॉम फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन है आपका वित्तीय आयोग है, वहां से 2 लोग। 10 मेंबर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से 10 लोग, टोटल 16 लोगों का, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 21 टोटल लोग होते हैं। और इसके रीजनल बोर्ड भी कितने हैं? 21 है। ये आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। अब यहीं से हम थोड़ी चीजें इनके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मॉनेटरी पॉलिसी पे जाएंगे। आरबीआई का बेसिक फंक्शन, मेन फंक्शन कौन सा होता है? आपका आरबीआई के फंक्शन की बात करें तो पहला काम तो क्या करता है? इशू ऑफ करेंसी। वो आरबीआई जो है करेंसी का इशुएंस करता है, इशुएंस ऑफ करेंसी, मुद्रा का निर्गमन करता है आरबीआई। भारत के अंदर मुद्रा को निर्गमित करने का अधिकार किसको दिया गया है? आरबीआई काम करेगा। देखिए कर्ता किसके बिहाफ पर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। आप नोट पर देखेंगे तो लिखेगा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूतित, तो कर तो गवर्नमेंट आरबीआई रहा है, पर किसके बिहाफ पर करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। हमारे यहाँ जो मनी इशुएंस की या करेंसी इशुएंस की जो मेथड्स है, जो प्रणाली यूज की जा रही है, सिस्टम यूज किया जा रहा है, 115 करोड़ का सोना, 85 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखकर, 200 करोड़ रुपए टोटल ये रखकर क्या मिनिमम फंड मेथड का यूज किया जा रहा है, न्यूनतम कोष पद्धति। ये न्यूनतम कोष रखा गया है, आरबीआई जितना चाहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना भी चाहे आरबीआई के माध्यम से करेंसी निकलवा सकता है। अब इस काम को करने के लिए आरबीआई की क्या है? 4 प्रेस हैं। आरबीआई के 4 प्रेस हैं, 4 मिंट हैं, एक पेपर करेंसी है। आप पेपर करेंसी मिल, पेपर करेंसी मिल जहां पर क्या होता है? जहां पर स्टाम्प पेपर छपते हैं। पेपर करेंसी मिल में क्या होता है? स्टाम्प पेपर छपते हैं। और ये कहाँ है? होशंगाबाद में। 4 प्रेस हैं, कहां कहां पर है? नासिक, देवास, मैसूर, साल्बोनी। ये 4 प्रेस जो हैं वो टोटल 4 प्रेस हैं। 4 मिंट भी है, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, यूपी। 4 मिंट है, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, यूपी। मुंबई, कोलकाता और यूपी 4 प्रेस हैं और 4 मिंट है। प्रेस का नासिक, देवास, साल्बोनी, मैसूर। साल्बोनी और मैसूर, ये 4 प्रेस हैं, 4 मिंट है, एक पेपर करेंसी मिल है, वो है होशंगाबाद में है। ये 9 यूनिट्स जो हैं इनको कौन देखता है? इन 9 यूनिट को एसपीएमसीआई देखता है। इन 4 यूनिट को, 9 यूनिट को एसपीएमसीआई, आरबीआई ने एक अलग अपनी सब्सिडरी बनाई है जिसका नाम है एसपीएमसीआई, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो इस चीज को गवर्न करता है। ये पहला मेन बेसिक फंक्शन है आरबीआई का, इशुएंस ऑफ करेंसी नोट। दूसरा जो काम करें, दूसरा काम ये क्या करता है? वर्किंग एज द बैंकर्स बैंक। ये बैंक का लैंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट इसको बोला जाता है, अंतिम देनदाता बोला जाता है, या कह सकते हैं बैंक ऑफ बैंकर्स, बैंक ऑफ बैंकर्स। दूसरा जो फंक्शन है बैंक ऑफ बैंकर्स, बैंकों का बैंक है, लैंडर टू लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं, अंतिम देनदाता कहा जाता है इसको, उधार देने वाला। हमको पैसा जमा करना होता है, कहाँ जाते हैं? अपनी बैंक में जाते हैं। पैसा लेना होता है, कहाँ जाते हैं? अपनी बैंक जाते हैं। उधार लेना होता है तब भी अपनी बैंक जाते हैं। जैसे मेरा एसबीआई में अकाउंट है तो मैं कहाँ जाऊंगा? एसबीआई जाऊंगा। पर अब इन बैंकों को किसी पैसे की आवश्यकता है, उधार लेना है, तो क्या आपसे मांगे? भाई फोन किया कि सर हमको 20 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डलवा दीजिए हमारी बैंक में, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। वो कहाँ जाएंगे? वो आरबीआई के पास जाएंगे, वो आरबीआई के पास जाएंगे और उनसे पैसा लेंगे। उनको उधार चाहिएगा तो आरबीआई, अब इनको जमा करना होगा तो भी कहाँ जाएंगे? आरबीआई के पास जाएंगे, ना कि आपके पास आएंगे। तो ये क्या है? दूसरा मेन फंक्शन है बैंकर्स ऑफ बैंक्स, बैंक ऑफ बैंकर्स, बैंकों का बैंक है ये। और तीसरा जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो क्या है? वर्किंग एज अ गवर्नमेंट बैंक, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक जो है, यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई को काम, कोई पैसा चाहिए, उधार पैसा चाहिए, उसको फाइनेंसिंग की आवश्यकता है,
तो वो आपके पास नहीं आएगी। भाई गवर्नमेंट कहेगी पैसा दो आके हमको, वो आरबीआई से कहती है। जो गवर्नमेंट का पैसे की जो ट्रेजरी का ट्रांसफर होता है वो सब किसके माध्यम से होता है? आरबीआई के माध्यम से होता है, ना कि किसी और के माध्यम से होता है। आरबीआई के माध्यम से उसको अपने क्या कह सकते हैं ट्रेजरी बिल्स निकालने हैं, वो भी आरबीआई के माध्यम से निकालती है। जितनी वो ट्रेजरी लेता है, आप जगह जगह पे पैसा जमा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में, तो भले जहां पर आरबीआई ने एसबीआई जमा कर रहा है, पर वो सारा पैसा ट्रांसफर होकर कहां जाएगा? आरबीआई के पास, तभी वो गवर्नमेंट को मिलेगा। बैंकर्स टू बैंक, सारी बैंकों का वो बैंक है, सबके अकाउंट बैंकों में होते हैं। आरबीआई में सारे बैंकों के अकाउंट होते हैं। इसके अलावा जो है चौथा फंक्शन आप कह सकते हैं क्रेडिट कंट्रोल करता है, जिसको अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी के तहत पढ़ेंगे। क्रेडिट कंट्रोल करता है, साख नियंत्रण का काम करता है। क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? मन में विचार करिए। क्रेडिट क्रिएशन जो है कॉमर्शियल बैंक करता है। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? क्रेडिट कंट्रोल जो है आरबीआई करती है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए भी काम करता था ये, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग वगैरह के भी फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। बट इसने इसके लिए 1952 में नाबार्ड बना दिया, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नाबार्ड बनाया। और इसको क्या अथॉरिटी बना दिया कि भाई आप रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए काम करिए। और इसके अलावा ये काम करता है फॉरेक्स से रिलेटेड काम करेगा, फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित जो काम है आरबीआई करता है। और कलेक्शन ऑफ डेटा, पब्लिकेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संकलन करना और उसको प्रकाशित करना, ये भी आरबीआई के फंक्शन है। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। देखिए आरबीआई का रिव्यू आते हैं, मौद्रिक तिमाही, हर तिमाही पत्रिकाएं आती हैं, तो ये क्या है? कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। वो पूरी इकोनॉमी से डेटा उठाते हैं और उनको पब्लिश करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ये फंक्शन है। अब हम चलते हैं, देखिए आरबीआई के बारे में आपने समझ लिया और उसके फंक्शन के बारे में समझ लिया। अब हम चलते हैं आरबीआई जो मॉनेटरी टूल्स अपनाता है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके माध्यम से वो आरबीआई अपने माध्यम से नोट के सर्कुलेशन में कमी या ज्यादा करता है। और जो फिजिकल पॉलिसी, देयर आर ओनली टू इकोनॉमिकल पॉलिसी, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, एक हो गई फिजिकल पॉलिसी हो गई। तो फिजिकल पॉलिसी जो राजकोषीय नीतियां हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है। राजकोषीय नीतियां कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू बजट। वो इंप्लीमेंट कैसे की जाती हैं? बजट के माध्यम से की जाती हैं। और जो कहे मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है। तो अब यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया कि आरबीआई किस माध्यम से, कौन सी पॉलिसियों के माध्यम से इकोनॉमी में चेंजमेंट लाता है? तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से लाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात पूछी होती तो फिजिकल पॉलिसी होता। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, सोच लीजिए कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बनाता है। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी की ओर चलते हैं। कौन कौन सी बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी होती है? इनको क्रेडिट कंट्रोल टूल्स भी बोला जा सकता है कभी कभी। तो हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की होंगी। पहली कौन सी पॉलिसी? क्वांटिटेटिव पॉलिसी। क्वांटिटेटिव, जिसको हम क्या कह सकते हैं? क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, परिमाणात्मक मौद्रिक नीतियां। दूसरी कौन सी पॉलिसी होती है? क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। सेकंड कौन सी पॉलिसी होंगी? क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, गुणात्मक मौद्रिक नीतियां। देखिए जब परिमाण में परिवर्तन करना होता है तो आरबीआई कौन सी नीतियों को अपनाता है? क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है। जब उसको गुणवत्ता में परिवर्तन करना होता है तो वो कौन सी नीतियां अपनाता है? क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी जो है अपनाता है। ठीक है। अब परिमाणात्मक मॉनेटरी पॉलिसियों में बात करें तो उसके जो बेसिक टूल्स हैं वो है बैंक रेट। पहला तो हो गया बैंक रेट, दूसरा रेपो रेट जिसको रीपर्चेज रेट बोलते हैं, और तीसरा रिवर्स रेपो रेट।
रिवर्स रेपो रेट। चौथा क्या है, एमएसएफआर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। एमएसएफआर क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब पांचवें की बात करें तो सीआरआर, और छठा जो होता है एसएलआर, सीआरआर एसएलआर, और सातवां जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये जो है आपके क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है। तो बैंक रेट क्या होता है आप बताइए, रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंक को उधार देता है, व्हेन आरबीआई लैंडिंग टू कॉमर्शियल बैंक, अ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन दैट इज कॉल्ड द बैंक रेट। जब आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंक को उधार देगा, उस पर जो ब्याज दर वो निर्धारित करेगा, ब्याज दर जो वो लेगा, उसको हम क्या कहेंगे, बैंक रेट कहेंगे। और रेपो रेट में भी ऐसा होता है, रेपो रेट इज दैट रेट व्हेन आरबीआई लैंडिंग टू कॉमर्शियल बैंक, अ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज कॉल्ड रेपो रेट। जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को उधार देता है तो उस पे जो पैसा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा, उसको हम क्या कहेंगे, रेपो रेट कहेंगे। और ऐसे ही एमएसएफआर है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है। तो वहां पर भी क्या है, आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंक को, वाणिज्यिक बैंकों को उधार देगा, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा, तो उसको एमएसएफआर कहेंगे। अब तीन टर्म है, तीनों की डिफिनेशन एक तरीके लग रही है, सेम है, तो क्या अंतर है इनके बीच में, ये आपको देखना है। तो अंतर इनके बीच में क्या है, जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग रन के लिए लोन देती है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग रन के लिए लोन देती है, मतलब मोर देन 365 डेज के लिए देगी। जब मोर देन 365 डेज के लिए लोन देगी, तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, बैंक रेट कहेंगे। जब 365 दिनों से कम के लिए, लेस देन 365 डेज, लेस देन 365 डेज के लिए पैसा देगी, तो उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेपो रेट कहेंगे, रीपर्चेज रेट कहेंगे। और एमएसएफआर जब ओवरनाइट लैंडिंग होती है, ओवरनाइट लैंडिंग क्या कह सकते हैं, जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को 24 आवर्स के लिए पैसा दे, 24 घंटे के लिए पैसा दे उधार, तो उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, एमएसएफआर कहेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। समझ पा रहे होंगे तीनों में क्या अंतर है। बैंक रेट मतलब लॉन्ग रन, 365 दिन से ज्यादा। रेपो रेट जब 365 दिन से कम के लिए लोन दे, एक दिन से ज्यादा, तथा 365 दिन से कम के लिए लोन दे तो रेपो रेट लगता है। और जब 301 दिन के लिए लोन दे, 24 घंटे के लिए लोन दे, तो एमएसएफआर लगता है। समझ गए होंगे। अब इसी तरीके रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया और लोग उधार नहीं ले रहे हैं, तो अपने एक्सेस पैसे को कहां डिपॉजिट करेगी, जाके अपने बैंक में करेगी। तो उसका बैंक कौन है, आरबीआई है। तो जब वो एक्सेस कॉमर्शियल बैंक आरबीआई में जमा करता है, डिपॉजिट करता है, तो आरबीआई उसको क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। कहता भाई अपने पास पैसा ना रखो, हमारे पास पैसा रखो, आगे हम आपको ब्याज देंगे। तो जब वो इंटरेस्ट देगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। अब ये आपकी चार टर्मिनोलॉजी हो गई और इनके बीच को हम लेफ्ट कॉरिडोर बोलते हैं। बैंकिंग के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आपका आईबीपीएस, एसएससी, यूपीएससी, टीचिंग एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जहां पर ये है टॉपिक, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन जो हैं आएंगे ही आएंगे, डेड श्योर है, लिख के ले लीजिए। आप एग्जाम दे के आइए, क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या है, नगद कोषानुपात, तरल कोषानुपात, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। देखिए हम बैंक में हम आपसे पैसा उधार मांगे और कहें कि हम आपको 10% ब्याज देंगे, आप हमको पैसा दे दीजिए, तो आप हमको पैसा देने में हिचकेंगे, आप हमको पैसा
नहीं देंगे, आप बैंक में रखना पसंद करेंगे। क्यों बैंक में रखना पसंद करेंगे? इसके पीछे कारण सोचा है, क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि बैंक पैसा लेकर नहीं भागेगी। तो इस ट्रस्ट को बनाए रखने का दायित्व किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इस ट्रस्ट को कौन बना के रखेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बना के रखेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के माध्यम से रेगुलेट करवाता है, क्योंकि हमको विश्वास है कि सरकार की बैंक है लेके नहीं भागेगी। अभी देखिए पीएनबी में घोटाला हुआ था, तो यदि कोई और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता, डूब गया होता, पैसा लोगों का डूब गया होता प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, पर एक भी पीएनबी के ग्राहक का पैसा नहीं डूबा, सबको पैसा मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट पर लोगों का। तो इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आरबीआई को उसने नियुक्त किया कि रेगुलेट करे। तो आरबीआई कहती है, आरबीआई क्या कहती है कि आपके पास जितना भी पैसा जमा हो उसका सर्टेन परसेंट, आपके पास जितना भी पैसा जमा हो उसका सर्टेन परसेंट आप हमारे पास नगद रूप में रखेंगे, सीआरआर बना के। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो कितना? एनडीटीएल का एक सर्टेन पोर्शन रखा जाएगा। एनडीटीएल क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, कुल समय और मांग दायित्व। देखिए बैंक में अकाउंट खोले जाते हैं 4 प्रकार के, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट। ये तो आपको पता होगा बैंक में कितने प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं? 4 प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट, कासा एंड राफा। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जब भी विड्रॉल फॉर्म भरेंगे या चेक आप लेंगे, आप तुरंत पैसा वहां से क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं डिमांड पर। और रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट जो आवर्ती जमा खाता है और सावधि जमा खाता है, आरडीएफडी जिसको कहते हैं आप लोग, एक लंबे समय के लिए 3 साल, 5 साल, 1 महीना, 6 महीना इस तरीके के लिए जमा करते हैं, वो टाइम लायबिलिटी होती है। तो ये टाइम लायबिलिटी है और ये क्या है? डिमांड लायबिलिटी है। और इसकी टोटल जमा को हम क्या कहते हैं? एनडीटीएल कहते हैं। एनडीटीएल का एक सर्टेन पोर्शन जो है आरबीआई अपने पास एज अ कैश रिजर्व रखती है, जिससे यदि बाय द वे बैंक डिफॉल्ट करे कोई पैसा देने में, तो वो क्या कर पाए? उसका पेमेंट कर पाए। अब दूसरी बात है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, एसएलआर। बैंक आरबीआई यहीं पे नहीं रुका, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए, अपनी चीजों को बनाए रखने के लिए बैंक ने कहा कि आप हमारे पास तो पैसा जमा ही कर रहे हो, आप हमारे पास तो पैसा जमा करोगे सीआरआर के रूप में, आपको अपने पास भी पैसा रखना पड़ेगा, एक सर्टेन परसेंट ऑफ द कैश और सिक्योरिटीज जो आपके यहाँ एनडीटीएल है उसका एक सर्टेन परसेंट आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पास भी रखना पड़ेगा। जैसे पहले बैंक क्यों फेल हो जाते थे? कोई पैसा लेने गया, बैंक ने कहा भाई आज हमारे पास पैसा नहीं, कल आइएगा। वो जाके अपने गांव में बताया, अपने शहर में बताया और अगले दिन बहुत सारे लोग टूट पड़े और अच्छी से अच्छी जो उनकी स्थिति थी, इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी अच्छी भी थी, फाइनेंशियल पोजीशन, वो भी बैंक डूब गए। क्योंकि वो तो इन्वेस्ट करेंगे ना, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से आपको ब्याज देंगे? वो तो उनका बिजनेस है कि आप जमा करेंगे, वो दूसरे को उधार देंगे, उन दोनों से, उनसे ब्याज वाले से, उधार वाले से पैसा लेंगे, ब्याज उससे ब्याज लेंगे और आपको देंगे। तो ये तो बिजनेस है उनका। तो अच्छी बैंकिंग जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाले, फाइनेंशियल पोजीशन वाले ऑर्गेनाइजेशन थे, फेल हो जा रहे थे क्योंकि पैसा नहीं मिला। उसने बताया एकदम से लोग टूट पड़े। तो आरबीआई ने कहा कि आप अपने पास भी पैसा रखेंगे, कि आप जो है आपके ऑब्लिगेशंस जो है, जो आपकी डिमांड है उनको तो मीट आउट कर पाए, तो आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो बैंक अपने पास एनडीटीएल का जो पोर्शन रखता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। Open market operation means the sale and purchase of the government security. Sale and purchase of गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की खरीद फरोख्त क्या कही जाती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन बोली जाती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसको कैसे वो क्रेडिट कंट्रोल, कैसे इनमें हेरफेर कर वो चीज़ों को करता है। यदि आरबीआई चाहता है, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आप ये टूल्स जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी क्वेश्चन जो है यहाँ से बनेंगे, आपसे पूछे जाते हैं। आरबीआई यदि चाहता है कि मार्केट में पैसा जो है फैले, मार्केट में पैसा ज़्यादा हो,
सर्कुलेशन ज्यादा हो, तो क्या करेगा, बैंक रेट, रेपो रेट, MSFR और कह सकते हैं रिवर्स रेपो रेट, इन सबको क्या करेगा, कम कर देगा, इन सबको कम कर देगा, इन सबको कम कर देगा। तो क्या फायदा होगा, बैंक रेट कम हो जाएगा। जैसे 5% 10% बैंक रेट है, 3% उसने कम कर दिया, बचा कितना, 7%। जब 10% बैंक रेट था, कॉमर्शियल बैंक को उधार मिल रहा था 10% पे, तो उसमें वो अपना प्रॉफिट जोड़ते थे। जैसे 2% जोड़ा या 3% जोड़ा, 13% पे लोगों को उधार दे रहे थे। अब इसमें 3% जोड़ेंगे तो 10% पे देंगे उधार, लोगों को देंगे कि नहीं, अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद 10% पे देंगे। तो ज्यादा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो कम लोग उधार लेना पसंद करते हैं। आपसे कोई कहे 1 लाख रुपए आज ले जाओ, 1 साल के बाद आप 1.5 लाख दोगे तो दे दो ना, तो आप तभी वो पैसा उधार लेंगे जब आपके लिए बहुत जरूरी होगा, वरना वो पैसा उधार नहीं लेंगे, क्योंकि 1.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। यदि आपसे कोई कहे, मैं कहूं 1 लाख रुपए ले जाओ, 1 साल के बाद 1,500,000 रुपए आप हमको क्या कर दीजिएगा, वापस कर दीजिएगा, तो 500 ही ब्याज पड़ रहा है। आपको आवश्यकता हो या ना हो, आप क्या करेंगे, वो पैसा उधार ले लेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम होता है तो ज्यादा लोग लेना पसंद करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो कम लेना पसंद करते हैं। जब बैंक रेट गिरा देंगे तो कॉमर्शियल बैंक भी अपने यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। बैंक रेट जब गिर जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक भी अपने यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे, तो उससे जनता को सस्ती दर पे लोन मिलने लगेगा, तो ज्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मार्केट में पैसा चला जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, अब आपके दिमाग में आ रहा है रिवर्स रेपो रेट कैसे इस पे एप्लीकेबल होगा। तो रिवर्स रेपो रेट देखिए, अब आरबीआई कहती है कि आप हमारे पास जो पैसा जमा करेंगे उस पर हम ब्याज देंगे, तो आरबीआई ने क्या किया, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया। अब 3% पे आरबीआई ले रही, मार्केट कितने पे ले रहा है, 6%, कस्टमर जो है 6% पे ले रहे हैं, आरबीआई कितने % पे ले रही, 3% पर। तो बैंक कस्टमर को देना पसंद करेगी कि आरबीआई को देना पसंद करेगी, वो कस्टमर को देगी तो मार्केट में जाएगा कि नहीं पैसा जाएगा। तो ये तीनों, जब आरबीआई चाहती है मनी सर्कुलेशन, मुद्रा जो है, पैसा जो है मार्केट में बढ़े, तो वो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSFR जो है इनको कम कर देता है। बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब वो चाहता है मार्केट से पैसा कम हो जाए तो इन सबको बढ़ा देगा, रेपो रेट, बैंक रेट, MSFR और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। जब बढ़ा देगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा, और महंगे लोन पर लोग कम पैसा लेते हैं, ये तो आपको पता है। तो मार्केट में कम पैसा होगा, लोग कम लेंगे तो कम पैसा होगा। समझ गए, बिल्कुल समझ गए ना। तो अब एक बात और याद रखिएगा, जब आरबीआई लैंड करता है तो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। यदि आपको तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपका प्रॉपर आंसर क्या होगा, आपका रेपो रेट जो है वो आंसर होगा, क्योंकि आरबीआई जनरली लेस टाइम के लिए 365 दिन से कम के लिए क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है। यदि आपको लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट रन, ये सारी चीजें गिवन हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, तब तो आपको पता ही है। अब हम आते हैं CRR और SLR पर आते हैं। अब कहां पर आएंगे, CRR। आरबीआई चाहता है कि मार्केट में क्या हो, पैसा कम हो, तो CRR और SLR को बढ़ाएगा कि घटाएगा, बताइए। CRR SLR को बढ़ा देगा। जब CRR SLR को बढ़ा देगा तो बैंक की क्रेडिट क्रिएशन पावर जो है कम हो जाएंगी। कॉमर्शियल बैंक 100 रुपए जमा हुए, अब इसमें 20 रुपए SLR रखना है, 10 रुपए CRR रखना है, टोटल कितना रखना है, 30, तो उधार वो कितना दे सकता है, 70। अब आरबीआई ने क्या किया, 20 रुपए, ये तो हमारे एज्यूमिंग आंकड़े हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, हम अपना सोच के ले रहे हैं। तो इसमें उसने SLR को 30% कर दिया और 10% CRR रखा है। अब उसको कितने रखने पड़ रहे हैं, 40 रखने पड़ रहे हैं। तो जो 60 है, अब उधार वो कितना दे पाएगा, 60। इसी तरीके CRR SLR है, तो अब 60 दे पाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम है कि नहीं है। तो जैसे ही वो चाहता है मार्केट से पैसा क्या हो, कम हो जाए,
तो वो CRR SLR को बढ़ा देता है, बढ़ाना चाहता है तो घटा देता है। मार्केट में पैसा बढ़ाना चाहता है तो अब उसने क्या कर दिया, 20 की जगह पे 10% कर दिया, अब उसको टोटल 20 रखने पड़ रहे हैं, तो क्रेडिट कितना दे सकता है, 80 दे सकता है। समझ रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम लगती, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनते जरूर हैं। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO जो है, ओपन मार्केट ऑपरेशन की जो हम बात करते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद फरोख्त, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। अब आप सोच के बताइए, RBI यदि चाहता है मार्केट में पैसा बढ़े या घटे, RBI चाहता है मार्केट में पैसा घटे, तो परचेज करेगा कि सेल करेगा, परचेज करेगा कि सेल करेगा। देखिए, जब RBI चाहता है मार्केट में पैसा कम हो तो वो मार्केट में सिक्योरिटी सेल करेगा। क्यों करेगा सेल? जब सेल करेगा तो सिक्योरिटी कहाँ जाएंगी, मार्केट में जाएंगी, और पैसा कहाँ जाएगा, जो उस परचेज करेगा उन सिक्योरिटी को, वो पैसा RBI को देगा। पैसा RBI के पास, मार्केट से पैसा कम, बिल्कुल कम। तो जब वो चाहता है कि मार्केट में पैसा कम हो तो सेल करेगा, जब बढ़ाना चाहता है तो क्या करेगा, परचेज करेगा। परचेज करेगा तो पेमेंट देगा, मार्केट में से परचेज कर रहा है सिक्योरिटी तो उसको पेमेंट करेगा, जो पेमेंट करेगा तो पैसा मार्केट में, सिक्योरिटी RBI के पास, मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। तो आपने इसको क्लियरली समझ लिया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। करंट के रेट भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, CRR SLR और रेपो रिवर्स रेपो रेट के। तो इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पर जो लिखा हुआ है, उसके बाद इसके रेट लिख लेते हैं। ये तो देखिए आपके बदलते रहते हैं, रेट जो है बदलते रहते हैं। एग्जाम देने जाइए आप उसी समय इसको क्या करिए, पढ़ के जाइए। तो आपका 4.25 जो है बैंक रेट चल रहा है इस समय, 4.25 बैंक रेट है। रेपो रेट जो है 4% है। रेपो रेट कितना मिलता है, 4% मिलता है। और जो आपका रिवर्स रेपो रेट है 3.35% है, और MSFR 4.25% है। बैंक रेट 4.25%, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रहा है इस करंट टाइम में, MSFR 4.25 चल रहा है, और उसके बाद CRR 3% है। CRR जो है 3% है, SLR जो है 18% है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे बदलते रहते हैं। इस समय कोरोना का समय चला, हमारी GDP जो है वो माइनस में चली गई, तो इन चीज़ों को बहुत कम कर दिया गया है। तो समझ गए होंगे। अब हम इधर की ओर चलते हैं, क्वालिटेटिव की ओर चलते हैं। हमने क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को देख लिया। क्वांटिटेटिव में देखिए, क्वांटिटेटिव टूल्स जो थे, क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी थे, पूरी कंट्री को इफेक्ट करेंगे। कंट्री के किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को इफेक्ट नहीं करेंगे। पूरी कंट्री में मुद्रा को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। यदि हमको यूपी के अंदर ही बढ़ाना है, यदि हमको केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बढ़ाना है या इंडस्ट्री सेक्टर में बढ़ाना है, तो हमारे लिए तो क्वांटिटेटिव टूल्स जो हैं वो क्या है, अच्छे नहीं सिद्ध होंगे। उससे तो हमारी पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो इफेक्ट करेगी, सारे सेक्टर इफेक्ट करेंगे। तो हम वहां पर कौन सी चीजों को अपनाते हैं, गुणात्मक। तो गुणात्मक में क्या करते हैं, पहला सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करते हैं, इसका मतलब क्या है, यहां पर हमको स्पेसिफिक सेक्टर में पैसा बढ़ाना है, स्पेसिफिक सेक्टर में पैसा कम करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, भिन्न भिन्न ब्याज की दरें निर्धारित कर सकते हैं, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। रियल लाइफ में ऐसा पाया जाता है। आपको लग्जरी के लिए लोन चाहिए, आपको लग्जरी के लिए लोन चाहिए, आपको ऑडी फाइनेंस करानी है तो आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। स्विफ्ट फाइनेंस कराना है, कम पड़ेगा। बड़ा मकान, विला या कह सकते हैं बंगलू फाइनेंस कराना है तो आपको ज़्यादा पड़ेगा। उससे छोटे मकान, रिहायशी मकान, छोटे वाले करने कम पड़ेगा। जैसा लग्जरी की ओर जाएंगे, बड़े सामानों की ओर जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, महंगा हो जाता है। तो वो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन किए जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन लेना है तो 7% मिलेगा, 7% पे मिल रहा है, जिसमें 3% आपको देना, 4% आपको देना, 3% क्या करती है गवर्नमेंट अपने आप से फाइनेंस करती है। साल भीतर आपने क्या कर दिया,
पेमेंट कर दिया, और दूसरे सेक्टर में लेंगे किसी में 9%, किसी में 10%, 11%, तो ये डिफरेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सेक्टर क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। गवर्नमेंट का प्रायोरिटी क्या है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा बढ़ाना चाहता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो पहला काम तो कर सकता है डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा काम क्या कर सकता है, प्री परमिशन ऑफ लोन। आरबीआई ऑर्डर दे सकता है कि आपको लोन फाइनेंस कराना है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में, तो आप हमसे क्या करिए, प्री परमिशन लीजिए, आप हमसे पूर्वानुमति लीजिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये भी कर सकता है, तो कहता है कि इस पर फाइनेंस किया जाएगा तो फिर फाइनेंस किया जाएगा, नहीं फाइनेंस किया जाएगा तो नहीं किया जाएगा। और तीसरा क्या हो सकता है, इसी में क्रेडिट राशनिंग, साख का बंटवारा किया जा सकता है। यदि बैंक से कह दिया गया 100 रुपए यदि आप लोन देंगे तो 40 रुपए आपको कहाँ करने, प्राइमरी सेक्टर पे एग्रीकल्चर देने, 30 रुपए सेकेंडरी सेक्टर देने हैं और 30 रुपए सर्विस सेक्टर पे देने हैं, ऐसा बोल दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। तो 100 रुपए में उसको 40 रुपए पर देने ही देने हैं। तभी तो देखिए एग्रीकल्चर लोन लेने जाए आसानी से हो जाता है, दूसरे लोन लेने जाइए तो कठिनाई से होते हैं। तो क्रेडिट राशनिंग की जा सकती है। तो पहला जो है ये हो गया। अब दूसरा क्या है, आरबीआई रेगुलेटर होता है। आरबीआई रेगुलेटर है कहाँ का, तो आपकी मार्केट का रेगुलेटर है, बैंकिंग मार्केट का, बैंकिंग रेगुलेटर कह सकते हैं, मॉनेटरी मार्केट रेगुलेटर है, या कह सकते हैं मनी मार्केट रेगुलेटर है। तो वो ऑर्डर दे सकता है, वो ऑर्डर भी दे सकता है, या कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट करा सकता है। एडवर्टीजमेंट किया अभी कुछ दिन पहले शक्तिकांत दास जी जो थे आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने कहा कि हमने जो रिवर्स रेपो रेट कम कर दी है, आरबीआई चाहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि मार्केट में पैसा फैले तो रोजगार मिले। तो आप लोग भी क्या करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराइए। बैंकों से उन्होंने एडवर्टाइज किया था, बैंकों से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो वो एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट करेंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा कि उन्होंने कह दिया कि आप क्या करिए, प्राइमरी सेक्टर में लोन बढ़ाइए, तो उसका एडवर्टीजमेंट करें तो सारी बैंकों को मानना है भाई, वो तो रेगुलेटर है, उसको तो माननी पड़ेगी। और तीसरा काम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। आरबीआई चाहता है कि भाई लोन ना बांटो, और लखनऊ की एसबीआई ब्रांच जो है लोन बांट रही है, एक्स्ट्रा लोन बांट रही है। वो भाई रेगुलेटर है, वो आया यहाँ पर सस्पेंड कर दिया, इनके अधिकारियों को हटा दिया और इनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया, ऐसा भी कर सकती है। और नए टीम बैठा दी, ऐसा भी कर सकती है। तो डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है, नैतिक कह सकते हैं विज्ञापन किया जा सकता है, नैतिक दबाव डाला जा सकता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही की जा सकती है। ये सारे काम जो है क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर किए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आरबीआई क्या है, क्यों आरबीआई को लाया गया। तो आरबीआई को लाने का बेसिक मोटो क्या था कि हमारी बैंकिंग जो है, बैंकिंग समुदाय वो क्या हो, वो जो बैंकिंग सिस्टम है फॉर्मली रेगुलरली रन करता रहे, वो फेल ना हो। बैंकिंग सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है बैंकिंग सिस्टम। और यदि वो बैंकिंग सिस्टम ही समाप्त हो गया तो लोगों की जो बचतें होती हैं वो इंडस्ट्री की ओर नहीं जा पाएंगी। जब इंडस्ट्री की ओर वो बचतें नहीं जा पाएंगी तो हमारा विकास जो है ठप हो जाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। तो हमको देश का यदि विकास करना है, तो देश का विकास करना है तो आपको बेसिकली आपके बैंकिंग सिस्टम को मजबूत होना पड़ेगा। बैंकिंग सिस्टम जब मजबूत होगा तो उसी दशा में आपका जो है विकास का चरण आगे विकास कर सकते हैं। तो सरप्लस जो है वो तभी जाएंगे जब बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा। अब यहाँ पे आरबीआई ने रोल प्ले किया है। इसके पहले जो बैंकिंग सिस्टम जो था बहुत तेजी से फेल हो रहा था, तो वहाँ पर रेगुलेशन के लिए 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंडेशन किया, जिसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं, कि एक नया बैंकिंग सिस्टम, एक ऐसा रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए बैंकिंग सेक्टर में जो केवल क्या करे, बैंकिंग रेगुलेशन का काम करे, कॉमर्शियल बैंक का काम ना करे। इसके लिए आरबीआई लाया गया था। आरबीआई ने अपने कामों को बहुत अच्छी तरीके से निभाया भी है, पर अभी जो है इसमें चीज़ों को करना और भी जो है आगे मूव ऑन करना पड़ेगा इतनी तेजी, क्योंकि अभी जो कोरोना का समय रहा, अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल सारी विश्व की अर्थव्यवस्थाएं गिरने लगी हैं। तो यहाँ पर मेन रोल अब आता है आपके जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो आपकी आरबीआई है, आपकी जो सेंट्रल बैंक है, आपकी गवर्नमेंट है। तो इन सबको बहुत अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा। यदि आपको कोई डाउट है इन
टॉपिक में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारा जो कोर्स है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।